नमस्कार छात्रों, मैं सनी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो क्लास 11th के लिए मॉडल सेट जारी किया गया है वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्ज़ाम लिया जाना है, उसी मॉडल सेट के कुछ प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले ये है क्या चीज़। ठीक है, देखिए मॉडल प्रश्न पत्र है फिजिक्स का और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें ये सेट 1 का है, क्लास 11th फिजिक्स का है और इसका जो पूर्णांक है यानी फुल मार्क्स है वो 40 है। इसमें आपको बताया गया सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं और इस पत्र में, इस सेट में कुल 40 प्रश्न है, यानी 40 क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चयन करके उस पर टिक लगाना है। ओके, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, क्या कह रहा है कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, इनमें से कौन है। तो जैसा कि नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ओके, एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा है, ये है एम.एन. साहा एंड सर सी.वी. रमन। तो जैसा कि यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी, जो सर सी.वी. रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनको 1930 में, ठीक है, 1930 ईस्वी में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था, तो डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, ठीक है, रमन इफेक्ट ऑफ लाइट। फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है, लाइट का जो फेनोमेना है, उस लाइट के फेनोमेना में एक फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे रिपल्शन ऑफ लाइट होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसी तरह स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जब लाइट ट्रैवल करता है तो उसके पाथ में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो उससे लाइट क्या होता है, टकरा करके पूरे स्पेस में बिखर जाता है, फैल जाता है लाइट का एनर्जी। ठीक है, तो इसी इफेक्ट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, बताया था, इस पूरे दुनिया को बताया था। ठीक है, फिजिक्स के फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अहम था, इसलिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आपको बता दें, नोबेल प्राइज जो है पूरे इस दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित प्राइज माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनमें से कौन जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है। तो आपको याद होगा हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताया था आपको, पहला जो सिस्टम होता है वो सीजीएस सिस्टम। इसमें लेंथ जो है सेंटीमीटर में और मास ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। दूसरा जो था वो एफपीएस सिस्टम था। इसमें लेंथ को फुट या फिर फीट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है
एंड टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट सिस्टम ये हो गया CGS, सेकेंड हो गया FPS सिस्टम एंड थर्ड इज द MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो इस तरह से MKS सिस्टम हो गया और MKS का ही रिवाइज्ड फॉर्म तैयार किया गया जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, SI सिस्टम। और ये SI सिस्टम जो है MKS का ही रिवाइज्ड फॉर्म है। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर A जो है वो MKS, ये तो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। CGS ये भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। SI ये भी है, ठीक है। डेसिबल जो है ये यूनिट है साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने का, ठीक है। साउंड का जो लाउडनेस होता है, ठीक है, साउंड का जो लाउडनेस उसे हम डेसिबल में मेजर करते हैं। तो ये एक प्रकार से यूनिट है, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, ठीक है। ये यूनिट है किसका? लाउडनेस ऑफ साउंड का, ठीक है। लाउडनेस ऑफ जो ये साउंड होता है, ठीक है, साउंड के लाउडनेस को मेजर किया जाता है किसमें? डेसिबल में। तो यहाँ पर ये जो है सिस्टम ऑफ यूनिट का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन इकाई प्रणाली नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। चलिए अब ऑप्शन नंबर D के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। SI सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि SI सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले लेंथ, और लेंथ का SI यूनिट था मीटर। इसी तरह से लेंथ के बाद दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है मास, जिसको हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। ये SI यूनिट हो गया। लेंथ, मास एंड देन टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। एंड देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। एंड देन टेम्परेचर का SI यूनिट हो गया केल्विन। एंड लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। एंड देन क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में मेजर करते हैं। तो इतने सारे ये यूनिट है जो SI सिस्टम में है, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है। SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स जो है सबसे पहले मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। एंड देन मीटर, किलोग्राम, यहाँ पर देखिए दे दिया है कुलम्ब, ठीक है। तो कुलम्ब तो होता नहीं है, एम्पियर होता है। केल्विन, मोल, कैंडेला ये सब ठीक है, इधर ये 3 ठीक है, इधर भी ठीक है, लेकिन कुलम्ब आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मीटर, न्यूटन, ठीक है, देखिए यहाँ न्यूटन आ गया तो ये भी नहीं होगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स आ गया, ये भी नहीं होगा। यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। जो ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, तो ये करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा।
यानी कि इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कि अ व्हीकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड इज। एक वाहन जो है आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस ए से लेकर के बी और बी से लेकर के सी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1। तो हाफ डिस्टेंस यानी कि इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ए से लेकर के बी तक का, और इस डिस्टेंस को भी नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, ठीक है। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। तो इस टोटल डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x प्लस एक्स यानी कि 2x, टोटल डिस्टेंस 2x। और इसका चाल जो है v1 और इसका यहाँ तक का v2, b से c v2 स्पीड से और a से b जो है v1 स्पीड से चलता है। तो v1 स्पीड से चल रहा है तो यहाँ टाइम भी अलग लिया गया होगा, तो ये t1 मान लेते हैं। a से लेकर के b तक में लगा हुआ टाइम और b से c तक में लगा हुआ टाइम v2। चूँकि डिस्टेंस सेम है लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो मान लिए v1 स्पीड के लिए टाइम जो है t1 लगा, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड v2 से, तो इसके लिए टाइम t2 लगा होगा। तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। अब यहाँ पर टाइम हम लोग निकालते हैं, चूँकि आप फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू x अपॉन t1। देयरफॉर t1 टाइम कितना लगा होगा, तो t1 इक्वल टू x बाय कितना हो जाएगा v1। इस t1 इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर v2 बराबर v2 इक्वल टू x अपॉन t2, यानी यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा t2। सो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन v2। नाउ एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, a से लेकर के c तक, a से c यानी x प्लस x यानी कि 2x, तो ऊपर हो जाएगा 2x। टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 और 2x। t1 और t2 का वैल्यू, t1 का वैल्यू हो गया x बाय v1 प्लस इसका वैल्यू x बाय v2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2x, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये v1 v2 और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू v2 प्लस x इंटू v1, ठीक है। चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये v1 v2 जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x इंटू v1 v2 डिवाइड बाय यहाँ पर x और v2 प्लस x v1।
तो एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पर बच गया क्या, 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो ये जो ऑप्शन होगा वही होगा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, V1 प्लस V2/2, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 2V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2, ये भी तो नहीं होगा। हमारा आंसर ये मिल रहा है, मैच कर रहा है, 2V1 V2, 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, है ना, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो दिस आंसर विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the direction of motion at a given instant of time। क्या बोल रहा है कि which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion। किसी भी पार्टिकुलर टाइम में मान लिया जाए मोशन की दिशा इधर है, तो इसी दिशा में किसी भी पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ये हमको कौन बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो पॉइंट है वो डिस्कस करता है ना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर बता देता है ना। इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो एक वेग है एक चाल है। सी एवरेज वेलोसिटी और एक है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एवरेज वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इसी को हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है मोशन के डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल चैप्टर से है। और प्रोजेक्टाइल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रेंज के बारे में और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में, ग्रेटेस्ट हाइट के बारे में। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा कब होता है। इनमें से आर मैक्सिमम इक्वल टू u²/g व्हेन 45 डिग्री, आर मैक्सिमम इक्वल टू u/g व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। तो आपको बता दें, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल होता था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस वन u वेलोसिटी, ये थीटा वेलोसिटी। तो इस मैक्सिमम हाइट और ये क्या था, रेंज था। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज में अगर बात करें मैक्सिमम हाइट जब 45 डिग्री, उस केस में रेंज जो है वो हम लोगों को मिलता था
मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था दैट इज u2 या कहें 2u साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 2u साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ये था। और इसी में हम लोग रेंज के बारे में भी पढ़ा था। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये हाइट है और हाइट है तो इसका जो फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर, सॉरी ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो यू स्क्वायर ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग 45 डिग्री अगर पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया जी। और इस केस में आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू फॉर्मूला, शायद यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओहो यहाँ पर 2g, ओके, फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 और फिर नीचे हो जाएगा 2g। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया यू स्क्वायर बाय जी। तो ये जो है ये मैक्सिमम हाइट हो जाता है किस केस में, रेंज के केस में। सो ये जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये ऑप्शन सही होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second, then its angular velocity। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है, ए बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफ्रेंस। मान लिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, दिस वन ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, ठीक है, और सी से डी, इस तरह करके कुछ ट्रेवल कर रहा है। तो इसका जो रेडियस है आर ये दिया हुआ है 2 मीटर एंड लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। तो पूछ रहा है इसका कोणीय वेग क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको हम याद दिला दें जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो थीटा अपॉन टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम लोग v इक्वल टू ओमेगा आर कहते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो v दिया हुआ है
ओमेगा पूछा जा रहा है, आर भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। हमसे ओमेगा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन आर। भी का वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। तो 2 मीटर से कट गया मीटर, और 2 से ये 3 टाइम्स में, तो वैल्यू आ गया 3 पर सेकेंड। और 3 पर सेकेंड आपको बता दें, इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस वन 3 पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 रेडियन पर सेकेंड। तो 3 रेडियन पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 है इसमें आपको मिल रहा है करेक्ट आंसर। तो 7 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 क्या है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ए। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ओके, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेक्टर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टूडेंट स्टडीड सम इक्वेशंस पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कुछ स्टूडेंट हैं, तो इनमें से एक स्टूडेंट जो है वो कुछ इक्वेशन का स्टडी करता है। इक्वेशन क्या है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। दूसरा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में कितना वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए ये पावर है, चूंकि पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम दिया, आप जानते हैं वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। सो स्केलर ये पूरा क्वांटिटी हो गया, यानी पावर तो स्केलर हो गया। नाउ मास स्केलर है लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर है। पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए, ये एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर है। सो स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर हो गया, इसलिए फोर्स वेक्टर हो गया। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, 2 हो गया। नाउ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो सिचुएशन अभी फोर्स के साथ था वही यहाँ पर है। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कुल मिलाकर के 4 हैं। तो कह रहा है हाउ मैनी क्वांटिटीज, है ना, हाउ मैनी वेक्टर क्वांटिटीज कंटेन इन द इक्वेशंस। इन सभी इक्वेशंस में कितने वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो 4। और ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, दैट इज टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, इट is common to give it a sudden jerk. In doing so, we are taking advantage of. क्या कह रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक से झटका लगाना ये आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं, यानी किसका। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप भीगे हुए कपड़े को झटका देते हैं तो आप देखेंगे कि जब कपड़ा को भिगाते हैं तो इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स, पानी के कुछ जो कण हैं जल के, वो इसमें फंस जाते हैं और इसी से ही कपड़ा क्या होता है, भीग जाता है, चिपक जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें, ठीक है, कपड़े में। जब आप झटका देते हैं तो क्या होता है, चूँकि ये जो कपड़े है वो रेस्ट में है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन अचानक से आप झटका देते हैं तो इमिडिएटली जो क्लॉथ है वो मोशन में आ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल मोशन में नहीं आ पाता है, इसलिए वो क्या होता है, कपड़े से दूर हट जाता है। तो यहाँ पर ये इनर्शिया का प्रॉपर्टीज लागू होता है, ठीक है। तो इनर्शिया का प्रॉपर्टीज लागू होता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं, और 11 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हाई वी एक्सपीरियंसेस रिकॉइल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। जब हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं तो पीछे की तरफ एक धक्का महसूस करते हैं, उसी को हम लोग रिकॉइल कहते हैं, ठीक है। रिकॉइल मतलब बैक वेलोसिटी। जब गन से हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो पीछे की तरफ जो गन, आगे की तरफ तो बुलेट चला गया और गन जो है पीछे की तरफ एक पुशअप करता है, ठीक है, धक्का देता है, बैक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम लोग रिकॉइल कहते हैं, उसका एक अपना वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये क्यों होता है। ऑप्शन है बिकॉज द बुलेट हैज अ स्मॉल लीनियर मोमेंटम, बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज linear momentum, number C the bullet has zero linear momentum, and option number D none of these। तो चूंकि आप जानते हैं बुलेट बहुत हाई स्पीड से निकलता है, तो जितने स्पीड से ये इधर आगे निकलेगा उतने ही स्पीड से पीछे की तरफ ये धक्का देता है, तो लार्ज लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बिकॉज बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज। देखिए मास जो है, ठीक है, यानी m, ये 2 kg है। आपसे पूछ रहा है कि वेट कितना होगा, तो वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास हो गया 2 kg और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और 1 19, सो 19.6 और दिस वन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन। तो 19.6 न्यूटन
दिस विल बी द करेक्ट आंसर, और इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड। एक पैसेंजर जो है, ठीक है, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, when the bus is suddenly stopped, a passenger is moving bus is thrown forward. This is explained by Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया का ही नियम है। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है। तो चलती बस है तो उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है, तो जो बस का मोशन होगा वही उस व्यक्ति का मोशन होता है। और अचानक से चूंकि बस रुक गया तो वो व्यक्ति क्या होता है, चूंकि वो बस से जो कांटेक्ट पोर्शन होता है व्यक्ति का वो रेस्ट में तो आ जाता है, लेकिन उसका पूरा बॉडी अभी आ नहीं पाता है, और वो जो है बस के मोशन के डायरेक्शन में ही आगे की तरफ झुक जाता है या कहिए गिर जाता है। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर है 14, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली, न्यूटन सेकेंड लॉ ओनली, बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। क्या बोल रहा है कि दो कणों के बीच जो टक्कर होता है, दो कणों के बीच जो टक्कर होता है, जैसे एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ये जाकर के इसको टक्कर कर दिया, या अगर दोनों मोशन में है तो ये दोनों आपस में टक्कर हो गया, तो इसमें क्या होगा, मोमेंटम भी बदल गया, है ना। इसका मास इसका वेलोसिटी अपना कुछ होगा v1 वेलोसिटी, इसका मास m1, इसका m2, इसका v2 वेलोसिटी। जब दोनों टकराता है तो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी भी इफेक्ट होगा, और ये इस पर फोर्स लगाया, ये भी इस पर फोर्स लगाया, तो यहाँ पर मोमेंटम, ठीक है, जो है उस पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकुलर देखें तो मोमेंटम क्या होता है, चेंज हो जाता है, और चूंकि एक दूसरे पर टक्कर हो रहा है तो यहाँ थर्ड लॉ भी फॉलो होता है और सेकेंड लॉ भी फॉलो होता है। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ विल बी एप्लीकेबल इन द कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, सो दो कणों के बीच जब टकराव होता है तो उस संवेग संरक्षण में न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इन दोनों का महत्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। सो 14 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 में क्या बोला गया है, देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस पर एक ब्लॉक रख दिया गया जिसका मास क्या है, m। ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। एक फोर्स लगाया गया इधर, और इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है इसी सरफेस के पैरेलल क्या होने लगा, मूव होने लगा। ठीक है, ए से कहाँ चला गया, बी की तरफ, यहाँ पर इसे चलता जा रहा है, पैरेलल है। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर डेवलप होगा, पीछे की तरफ, इस दिशा में पीछे की तरफ, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स एफ डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ ए में
square of mass of the body, mass of the body. Number C, reciprocal of the mass of the body, and option number D, reciprocal of the square of the body. तो जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन, अगर हम देखें इसके डायग्राम में, ठीक है, दिस वन, तो ये सरफेस है और इधर इस ऑब्जेक्ट का वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेट के कारण ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है जिसे हम आर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का नियम होता है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है, वेट के बराबर, mg के बराबर। g तो कांस्टेंट होता है, g का वैल्यू 9.8, अर्थ के सरफेस पर ये फिक्स है, तो बच गया क्या, मास, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मास ऑफ द बॉडी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी फॉर द क्वेश्चन 15 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, नंबर ए, linear momentum is always conserved, kinetic energy is always conserved, both A and B, neither A and B। कॉलिजन में हमेशा क्या कंजर्व रहता है, ठीक है, तो मोमेंटम, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व होता है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, ये कंजर्व नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू डैश इनटू हाइट। तो आपको फॉर्मूला बता दें, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, mgh। तो यहाँ पर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर mgh दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा उसमें एरिया क्या बताएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया क्या बताएगा। तो देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, ये जनरली जो है वर्क डन को शो करता है। सपोज दैट कोई ग्राफ है और इस ग्राफ में मान लिया जाए ये एक हिस्सा ले लेते हैं पार्टिकुलर एरिया का, इधर हो गया फोर्स और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसका चौड़ाई और इसका ये लंबाई, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा विल बी करेक्ट आंसर। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? वर्क डन को। ठीक है, ये वर्क डन जो है एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस भी कहते हैं। और जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पर कॉस थीटा आता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, सो इस ग्राफ में एरिया जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्क को। क्वेश्चन नंबर 19 है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रोटेशनल अलोंग ऑफ टॉर्क, जिसे हम लोग हिंदी में बला आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या बोल रहा है कि किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क का घूर्णी अनुरूप है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रोटेशनल अलोंग व्हाट? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है मास, फोर्स, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। तो टॉर्क क्या था? सपोज दैट ये एक रोटेशनल एक्सिस है और इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर आपने इधर फोर्स लगाया। फोर्स जैसे ही लगाया, ठीक है, इधर, तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करना शुरू करेगा। यहाँ पर आएगा, इधर फोर्स लगा, फिर यहाँ पर आएगा, इधर फोर्स लगा, यहाँ पर आएगा तो इधर फोर्स लगा। तो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही कहलाता है टॉर्क। ठीक है, सो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है? तो फोर्स का है। ठीक है, डिस्टेंस तो है नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 19 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मैंने वीडियो के क्लास में बताया भी था। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि टॉर्क इक्वल टू दिस वन, टॉर्क इक्वल टू जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज द अल्फा एंड इनर्शिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ही किसको देता है? टॉर्क को। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass, then its angular momentum is directed along its। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ही एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस
पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हो गया ये, यहीं से रोटेशनल एक्सिस पास किया है। देन इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, वो किसको बताएगा, एंगुलर मोमेंटम जो है किस दिशा में होगा। ठीक है, यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा। तो किस दिशा में होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की दिशा में, यानी इस यही दिशा में। ठीक है, ऊपर की दिशा में आप देखें, अगर ये इधर से घूम रहा है, ठीक है, तो ऊपर की दिशा जो होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, वही डायरेक्शन होगा मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का। सो अपवर्ड की दिशा में इसका डायरेक्शन होगा, यानी कि अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी, एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड जो है किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ बॉडी। तो मैं आपको बता दूं, एस्केप ऑफ स्पीड जो होता है किसी भी प्लैनेट, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग अर्थ हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वो होता है √2 GM/R। ठीक है, जहाँ पर R जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द अर्थ ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी पर निर्भर करता है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी पर निर्भर करता है। मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लैनेट कह सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। रेडियस ऑफ प्लैनेट या रेडियस ऑफ अर्थ इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ मास ऑफ प्लैनेट इस बात पर तो निर्भर करता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इस पर भी तो निर्भर करता है, और मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी यानी जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये जहाँ से फेंक रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर, उस प्लैनेट के मास पर निर्भर करता है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस पर भी तो निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोल रहा है मास ऑफ द बॉडी इसी बात पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एस्केप वेलोसिटी कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करता, ये जिस बात पर निर्भर करता है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है, मैक्सिमम एट द पोल, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मैक्सिमम एट पोल, इक्वल बोथ पोल एंड इक्वेटर। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो मैक्सिमम एट द पोल। ठीक है, किसी भी सरफेस पर, अर्थ के किसी भी सरफेस पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो जी का वैल्यू होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक्सप्रेशन होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है,
तो G इक्वल टू कैपिटल G एंड मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर Gm/r²। ठीक है, अब ये अर्थ तो इस तरह गोल है नहीं, ये ऊपर से चपटा है। तो अगर हम इसको बात करें यहाँ पर, ये सरफेस पर है, कहीं पर भी इधर उधर उधर कहीं पर, अगर हम यहाँ पर बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें, तो इसको पोल, रेडियस पोल और ये रेडियस इक्वेटर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थ संतरे की आकार की है ये, और ये पॉइंट थोड़ा चपटा है, तो जाहिर सी बात है कि आर ई जो है वो बड़ा होगा किससे, आर पी से। यानी कि ये जो रेडियस है, ठीक है, इक्वेटर का, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा इसलिए इस ई को हटा देते हैं। ठीक है, मास सीधा याद रखना है और रेडियस याद रखना, यानी रेडियस, इस डिस्टेंस को हम लोग इक्वेटर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है, ये क्वांटिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पर अगर आर ई का वैल्यू निकालें, इस पॉइंट पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जी का वैल्यू कितना होगा, जी ऑन इक्वेटर। तो ये जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी हमको कम मिलेगा, और कम से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो जब हम इस आर पी से यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पोल पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इक्वेटर पर, इन दोनों में से यहाँ पर वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस मैक्सिमम एट द पोल। कहाँ पर मैक्सिमम होगा, पोल पर। सो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन मास। एस्केप वेलोसिटी जो होता है, इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, एस्केप वेलोसिटी, इसका जो वैल्यू होता है दैट इज द रूट अंडर 2gm/r। ये क्या है, यहाँ पर m जो है मास ऑफ प्लैनेट है और r जो है रेडियस ऑफ प्लैनेट है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। ठीक है, सो किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है, m⁻0, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है। ठीक है, ये निर्भर करता ही नहीं है मास पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन मास एज m⁻0, निर्भर ही नहीं करता है इस पर। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ये ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखा जाए, इस सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 25 में है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस प्रिंसिपल पर आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजलियस लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलियस प्रिंसिपल। तो ये क्लास में भी हमने आपको कई बार डिस्कस किया है, ये पास्कल लॉ पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रेशर, इक्वल प्रेशर, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी पर निर्भर करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक कि यहाँ पर जो फोर्स हम लगाते हैं, दिस वन इज एरिया A1,
और फोर्स लगाया F1, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हुआ P1। जितना फोर्स इधर लगाएंगे यानी जितना प्रेशर यहाँ पर लगाएंगे उतना ही प्रेशर इधर काम करेगा, इक्वल प्रेशर। तो ये पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसमें 15 क्वेश्चंस और रह गए हैं, ठीक है। तो इस 15 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इसको नोट करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग नोट्स को भी पढ़ते रहें। नोट्स को पढ़ने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर रहेगा और ऑब्जेक्टिव आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।